many more expectations as well. Mr. Singh, to what extent do you believe the government has been able to deliver on those expectations, and what are you making, not just about what's been done for the aviation sector, but about Stimulus 2.0 per se? वेल राहुल, नितिन जी नमस्कार। मैं नमस्कार। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर कोई सेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इस कोविड क्राइसिस में, तो वो शायद एविएशन सेक्टर ही होगा। ना केवल भारत में बट विश्व भर में एयरलाइंस इस समय बंद पड़ी हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सेक्टर है। तो इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं इस स्टिमुलस पैकेज में, वो तो अच्छे कदम हैं। स्ट्रेट लाइंस में अगर हम फ्लाई कर सकेंगे तो उससे फ्यूल की बचत होगी, उससे एविएशन का, एयरलाइंस का लाभ होगा क्योंकि पेट्रोल कम लगेगा। वातावरण का भी लाभ होगा क्योंकि कम पेट्रोल जलेगा, और इंपोर्ट बिल भी हमारा कम होगा क्योंकि पेट्रोल हमें कम तेल खरीदना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत वर्षों से हमने इसकी मांग की थी और उसको किया गया, तो बहुत अच्छी बात है। एमआरओ का भी जो कदम उठाया गया है वो बहुत अच्छा कदम है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ है, हमारे पास अब इतनी बड़ी मार्केट है, हमारे पास केपेबल लोग हैं, हमारे पास सारा मशीनरी इक्विपमेंट सब कुछ है, और हमें अपने न केवल अपने प्लेन्स को यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए, पर विश्व भर से प्लेन्स को यहाँ पर बुला के उसकी मेंटेनेंस यहाँ करनी चाहिए। उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे देश के। तो दोनों बहुत अच्छे कदम हैं। लेकिन अब इस बहुत आवश्यकता है कि डिमांड साइड की भी थोड़ी स्टिमुलस हो, बिकॉज हमारे यहाँ तो डिमांड बिल्कुल ही जीरो हो गई है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो हवाई सेवा चालू ही कब कर सकते हैं, एक ये बड़ी बात है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि इस समय भारत की क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, एक बहुत हमारे पास अच्छा अवसर है कि हम विश्व भर में अपनी एविएशन इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करके एक बड़ा अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर सकें। और उसके लिए जो टैक्सेशन हमारा होता है, आज हम 100 रुपए का अगर कोई भी टिकट हमसे खरीदता है तो 50 रुपए उसमें टैक्सेस जाते हैं। तो हम कई वर्षों से कह रहे हैं कि इसको आप एक बार स्ट्रीमलाइन कर दीजिए, एक बार हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, और फिर हमें इनसे ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कैरियर्स हैं और फार ईस्ट के कैरियर्स हैं, इन सब से हमें compete करने को बोलिए, और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से भारत की एयरलाइन सबसे आगे बढ़ सकती है। तो हमारा तो सिर्फ नितिन जी से, क्योंकि नितिन जी तो बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली एक मंत्री हैं और ये सब इश्यूज को समझते हैं। तो हमारा तो हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो एक टैक्सेशन पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे लिए, उसको लाने की, और हवाई सेवा जल्दी चालू करने की कोशिश करें। इसको ये एलिटिस्ट सेवा ना माना जाए। जिस प्रकार से बसों की सेवा और ट्रेन की सेवा है, उससे हम सेफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके सेवा दे सकते हैं। तो इसमें नितिन जी हमारा समर्थन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। So let's take it one by one. गडकरी जी फर्स्ट, जो सब लोग जानना चाहेंगे कि आपके सरकार में क्या सोच बन रही है, फ्लाइट सर्विसेज कब से स्टार्ट होंगी? सम मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, बसेस अलाउड, फ्लाइट सर्विसेज कब से स्टार्ट होंगी? देखिए, अजय सिंह जी ने जो बात कही वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड की एयरलाइन के साथ जैसे एमआरओ है, नागपुर में एयर इंडिया का एमआरओ यहाँ शुरू है, और वो बोइंग ने हमको बना के दिया था जब हमने फ्लाइट खरीदी किए थे। तो हमारे यहाँ से इंडिया से सिंगापुर जाने में एयरलाइंस को सस्ता होता है सर्विसिंग करना, पर यहाँ इंडिया में करना महंगा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंपोर्टेड मटेरियल आता है जो यहाँ तैयार होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा जीएसटी है। तो टैक्स एक प्रॉब्लम था। स्वाभाविक रूप से एमआरओ का टैक्स का जो है, इसके बारे में एविएशन के साथ भी चर्चा हुई थी और फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी कही थी, उसके ऊपर वर्कआउट होगा। जो टिकट पर भी टैक्स लगता है वो भी बिल्कुल सही मुद्दा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में अभी कतार या दुबई की एयरलाइंस आती है, अब उनके लिए वहाँ एडवांटेज होगा और स्पाइस जेट के लिए और इंडिगो के लिए या हमारे यहाँ के एयर इंडिया के लिए नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो हमको कहीं ना कहीं वो पैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और तीसरी बात जो है, ये सब बातें जो है ये अजय जी और बाकी लोग रिप्रेजेंट करते रहे, पर एक अजय जी एक एडवांटेज हुआ है कि अभी एविएशन फ्यूल के रेट भी काफ़ी कम हुए होंगे, क्योंकि वर्ल्ड में जिस प्रकार से ये जो पूरा क्रूड का कीमत कम हुई है, उसमें थोड़ा बहुत सेविंग हमारे एविएशन को मिलेगा। और एक बात जो उन्होंने कही उसमें भी वाजबी है कि जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट को शुरू किया गया है,
तो उसमें से स्वाभाविक रूप से कुछ एयर सर्विसेज, जैसे विशेष से मुंबई अब एक बहुत खतरनाक स्थिति में है, वहाँ हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर मुंबई को छोड़कर बाकी जो कैपिटल है उसमें बड़े शहरों को जोड़ने के लिए जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कोई गाइडलाइंस देकर कर रहे हैं, वैसा कुछ हो सकता है क्या, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात महसूस करता हूँ और अजय सिंह को देखो और बाकी लोगों को देख रहा हूँ कि हवाई जहाज, मैं अपने घर से या नागपुर एयरपोर्ट पे लाइन में खड़े हुए हवाई जहाज देखता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कितना बड़ा लायबिलिटी है इसका। बैच का मीटर स्टॉप नहीं होता, फाइनेंस बाहर से लिया हुआ है, कर्मचारियों के तनखे भी देने हैं और कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज़्यादा है, टिकट का स्पर्धा भी है। तो निश्चित रूप से अब कितने दिन ये डेड एसेट्स होंगे, ये भी के लिए चैलेंज है। तो निश्चित रूप से मैं इन बातों का जरूर, क्योंकि ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, पर इसमें कुछ मार्ग निकल सकता है क्या होम मिनिस्ट्री में, और उधर मैं जरूर बात करूंगा और इसमें से वे आउट निकलना चाहिए। पर एक थोड़ा उसमें ये एक इतना सब दुखद में एक खुशी की है कि अब कम से कम इस लॉकडाउन में काफी बातें लिबरलाइज होकर शुरू हो रही है। एक तरफ हमको कोरोना का स्प्रेड नहीं हो बढ़े, इसलिए भी हमको चिंता करनी है, और दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी को भी चलाना ये बहुत कठिन सर्कस है, दोनों बातों के साथ में जाना। और इसीलिए मैंने इसका यूज किया है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है विद कोरोना वायरस, और ये बहुत बड़ी सर्कस है, दोनों तरफ के भी धोखे होते हैं जैसी ये सर्कस है। कहीं इसके कारण कोरोना के पेशेंट ना बढ़े, फिर भी अजय जी जो कह रहे हैं कि एयरलाइंस चालू करने के बारे में, उसमें निश्चित रूप से अगर कुछ हो सकता है तो कंसर्निंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री के साथ और पीएमओ तक जरूर मेरे तरफ से मैं बात करूंगा। So what we are seeing is very special. You are getting an opportunity to have some of the biggest names in India Inc. raise questions directly with one of the most important ministers in the Modi government, to which Nitin Gadkari is listening and responding as best as he can. I want to go across now to the youngest member of this panel. Ritesh Agarwal runs OYO. He joins us, can give us a perspective on the hospitality sector, which is completely battered, and also the startup sector. Ritesh, what are you making of what the Modi government has done so far? What's your question and observation to Nitin Gadkari ji? थैंक यू राहुल फॉर हैविंग मी हियर। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं। सबसे पहले तो भारत में जो ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, इसमें अजय जी की इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हमारी इंडस्ट्री है ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर में। इसमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से एविएशन बंद है, उसी तरीके से होटल्स देश भर में लगभग बंद हैं। पर उसके साथ साथ हम लोग क्वारंटीन, आइसोलेशन, स्ट्रैंडेड फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट की बहुत मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ में भारत देश भर में 20,000 से ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग, होटल मालिक जुड़े हुए हैं, जैसे कि राम अग्रवाल जी हैं जयपुर में, या पंकज मेहता जी हैं जिन्होंने 500 लोगों को हर रोज़ खाना खिलाया है, और वो सारे स्ट्रैंडेड टूरिस्ट को अपने साथ में रखते हैं। उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो MSME सेगमेंट के लिए लिक्विडिटी लेकर के आए। मेरा स्पेसिफिकली 3 रिक्वेस्ट हैं आपके नज़र में लाने के लिए। सबसे पहला, जो ये सारे छोटे होटल मालिक हैं, इन सबके कई कारण के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कितने साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो टर्नओवर हो, उन्हें एक MSME सेगमेंट का दर्जा मिल सके। दूसरा, मुझे बहुत खुशी है कि हम एक छोटे स्टार्टअप थे 6 साल पहले, और पिछले 6 साल में हम धीरे धीरे करते हुए दुनिया में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ होटल चेन्स में से एक हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे आज छोटे स्टार्टअप्स हैं। अगर जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी MSME का दर्जा मिल सके, इसका बहुत बेनिफिट होगा। और तीसरा, अगर एक तरीके से ब्रॉडर लोन वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ होटल इंडस्ट्री के लिए, अगर होटल इंडस्ट्री को खोलने का कोई प्रावधान किया जा सके सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के नियम के अनुसार, तो उसका बहुत मदद होगा हमारे इंडस्ट्री के लिए। और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका पूरा बिजनेस ही होटल के साथ रहने से बनता है, चाहे वो नीमराना हो, बद्दी हो, बहुत सारे शहरों में काकीनाडा हो, वहाँ पे वो अपना सारा काम जो है होटल में ही रह करके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में लोग एकोमोडेशन की तरह यूज करते हैं। यही मेरे 3 थॉट्स रहे। ये तो बिल्कुल सही है कि अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एक कर दिया है, और इसलिए ये जो छोटे छोटे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल करवा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इनके बारे में इनको MSME में कवर करने के लिए निश्चित रूप से मैं पॉजिटिव कोशिश करूंगा। ये रेस्टोरेंट में 1.25 करोड़ लोग काम कर रहे हैं,
वेलनेस सेंटर है, स्पा है, कटिंग सैलून है, ये पकड़ के करीब 50 से 60 लाख लोग काम कर रहे हैं, 50% महिला है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है कि जो रोजगार देता है। और मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 2 व्हीलर टैक्सी, जैसे ओला की 4 व्हीलर टैक्सी है, 2 व्हीलर टैक्सी करने के लिए मीटर पर वही प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को स्टेशन जाना है। तो पर्टिकुलरली मुंबई और दिल्ली जैसे शहर छोड़ दो, पर छोटे छोटे गांव है, वहां से ये 2 व्हीलर टैक्सी का मैंने गाइडलाइन ऑलरेडी मैंने एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट को भेजी है। तो स्टेट गवर्नमेंट चालू करे तो इस बहाने कम से कम 15-20 लाख लोगों को तुरंत रोजगार मिल जाएगा। और दूसरा जो उनका कहना है कि एमएसएमई में इसको कैसे करे, आज ही मुझे पवन गोयनका का जी भी पत्र आया है कि उन्होंने वो जो ऑटोमोबाइल डीलर्स है जो सर्विस भी देते हैं बाकी भी करते हैं, तो उनको ट्रेडर कहा जाता है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से एमएसएमई है। तो अब ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एक करने के बाद इन सब लोगों के लिए पॉजिटिव कैसे मार्ग निकल सकता है। और मेरा सबसे बड़ा मैंने आग्रह यही है कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रोजगार निर्माण करता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसको हम कैसे फैसिलिटेट करें, उसको कैसे इनकरेज करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे जनरेट करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। तो निश्चित रूप से इन बातों का मैं विचार करूंगा।